हाँ, आज हम यहाँ पटना पुस्तक मेला में हैं। 2024 का अंतिम महीना है और दिसंबर का, और यहाँ हम लोग साहित्य के मंच पर हैं। ये प्रभात प्रकाशन का मंच है और उनके द्वारा एक पुस्तक का लोकार्पण हुआ है। और हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार और देश के वरिष्ठ उपन्यासकार कथाकार श्री अवधेश प्रीत जी यहाँ पर हैं। इन्होंने एक लंबी श्रृंखला अपनी बनाई है उन नए लेखकों का, उन नए पत्रकारों का जो इस क्षेत्र में कलमकार बनकर आना चाहते हैं। बिहार में आपको रहते हुए कई दशक बीत गए। आज की जो पत्रकारिता है, जो युवा पत्रकारिता है, खास करके वो जो प्रिंट मीडिया से अलग हटके यूट्यूब के माध्यम से कर रहे हैं, इन्हें आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, पत्रकारिता किसी भी माध्यम से, चाहे प्रिंट मीडियम के माध्यम से हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से, अगर वो पत्रकारिता है तो उसका उपयोग है, वो फ्रूटफुल है। लेकिन अगर पत्रकारिता के नाम पर अराजकता, अनियंत्रित पत्रकारिता हो, जिसमें कोई नियंत्रण न हो, तो उसमें कई बार क्या होता है कि चीज़ें बहुत ही एक पक्षी आती है, या फिर वह इतना ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एग्जीक्रेटेड आती है, अतिशयोक्ति से भरी होती है कि वह एक पक्ष जो कहते हैं निष्पक्ष रूप से उसकी सत्यता है, उसकी पहचान मुश्किल हो जाती है। तो ख़ास तौर से जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो एक अनियंत्रित पत्रकारिता आई है, उसमें एक नियंत्रण की ज़रूरत है। अब वो कैसे नियंत्रण होगा, क्योंकि एक बात कहा जाता है हमेशा कि अगर आप सेंसर लगाते हैं तो अभिव्यक्ति की आज़ादी पर खतरे जैसे प्रश्न भी आते हैं। तब प्रश्न ये होता है कि क्या हम स्वयं सेंसर लगाएं, जो हमारे एक नैतिक बल जो होता है, जो नैतिकता कहती है कि हम स्वयं ही अपने लिए सेंसर किया क्या गलत है क्या सही का पहला जो मतलब आप कह सकते हैं सोपान है, पहली सीढ़ी है, वो हम स्वयं है कि हम ये देखें, तय करें कि जो हम कह रहे हैं, जो बता रहे हैं, वह सत्य हो। और जैसे ही हम सत्य के साथ खड़े होंगे, वैसे ही किसी सेंसर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी यहाँ पर एक जो आपाधापी है, उसमें हो सकता है कि बहुत चीज़ें गलत आ रही, ख़राब आ रही, लेकिन इसका जो उज्ज्वल पक्ष है ये भी है कि वह पक्ष जो कभी नहीं आ पाता था, वह भी सामने आ रहा है। तो इस लिहाज से ये एक मंच है जिसको जिससे आप कह सकते हैं दोधारी तलवार की तरह से है। हाँ, अगर आप सावधानी से नहीं चलेंगे तो इधर से भी कटने और उधर से भी कटने क्या बात, खतरे बरकरार। बहुत सही। इसी तरह का एक उदाहरण अभी 1 वर्ष पहले बिहार में सामने आया था कि बेतिया का एक यूट्यूब का लड़का, नौजवान, बहुत ही सक्रियतापूर्वक काम कर रहा था और अचानक उसको गिरफ्तार किया गया और उस पर देशद्रोह के भी मुकदमे किए गए। फिर पूरे बिहार में आंदोलन हुआ और एक तरह से पूरे देश में उसके लिए लोग खड़े हुए। तो वह जो घटना है, मैं उस पत्रकार का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, इस तरह की बातें भी होती हैं। तो ये इस तरह की घटनाएं जो घटती है, जो सत्ता के खिलाफ काम करते हैं और उनको भोगना पड़ता है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सत्ता कोई भी पुराने ज़माने से लेकर के राजा रजवाड़ों के ज़माने से लेकर के आज तक आप देखिए, सत्ताएं कोई भी हो वो हमेशा अंकुश चाहती है। तो सत्ताएं तो अंकुश चाहती ही हैं, लेकिन प्रश्न यही है कि जो आपके हाथ में आज सोशल मीडिया का हथियार है, आप उसका कितना बेहतर उपयोग कर पाते हैं। सत्ता को खामखा परेशान करने के लिए उपयोग किया जाना, सत्ता को उसकी औकात दिखाने के लिए उपयोग किया जाना, मेरी समझ से यह पहली सोच है जिससे हमें बाहर निकलना है। सत्ता अपना काम कर रही है। सत्ता अगर जनोपयोगी काम नहीं कर रही है, सत्ता जनता के पक्ष में काम नहीं कर रही है, सत्ता द्वारा ऐसी स्थितियां पैदा की जा रही हैं जिससे जनता के कल्याण के कार्य नहीं हो रहे हैं या कल्याण के कार्य बाधित हो रहे हैं, उन्हें ज़रूर एक्सपोज किया जाना चाहिए। और अगर ऐसा करने के कारण किसी भी पत्रकार को, किसी भी सोशल मीडिया के जो यूट्यूबर हैं, उनको अगर कोई परेशानी होती है तो उसे कोर्ट कानून के उसमें जाना चाहिए, उसकी मदद लिया जाना चाहिए। और एक तरीके से एक ऐसा एसोसिएशन बनना चाहिए जो यूट्यूबर्स जो ख़ास तौर से हैं, जो पत्रकारिता कर रहे हैं, उनका एक एसोसिएशन बने, जिसे भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा रजिस्टर करके वो सामने लाया जाए और उनकी एकता एक ऐसी हो, उनका एक नियमावलियाँ ऐसे बने कि वे अपने काम करने के तौर तरीक़ों पर भी एक नियमावली बनाएं और उनकी भी जो मर्यादाएं हैं उसको भी लक्ष्मण रेखाएं वो भी तय करें। और इस तरीके से मुझे लग रहा है कि ये टकराव तो चलता रहता है, सत्ताओं का पत्रकारों के साथ टकराव चलता रहता है, लेकिन हमें भी ये देखना होगा कि वो टकराव हम कहीं बहुत निजी स्तर पर नहीं जाते। तो
उससे बचने की ज़रूरत है। बहुत सही कहा आपने कि एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए और निबंधन भी होना चाहिए, जो अब तक नहीं हुआ है। इसलिए दुर्घटनाएं घटती रहती हैं और उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। अंतिम प्रश्न ये कहना चाहूँगा कि आज जो बिहार में लिखा जा रहा है, तो खास करके कहानियाँ और उपन्यास जिस क्षेत्र के लिए आप जाने जाते हैं, उसमें बिहारीपन की बहुत कमी दिख रही है। बिहार की जो एक पहचान है और बिहार के जो जनजीवन की पीड़ाएं हैं, वो उभर के कम आती है बिहार के ही लेखकों में। इस संदर्भ में आपका क्या विचार है? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। यहाँ पर हमें देखना होगा कि हम कितना, जब पूरी दुनिया ग्लोबल हो रही है, तो हम कितना लोकल होने के प्रति आग्रही रहते हैं। एक तो ये बात है। आज की जो पीढ़ी है, वो जिस तरीके से पूरी दुनिया में विचरण कर रही है, वो अपनी पढ़ाई के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में, कामकाज के सिलसिले में, वह लगातार बड़े शहरों की तरफ, महानगरों की तरफ, और यहाँ तक कि जो है देश से भी बाहर जा रही है और तमाम तरह के अनुभवों से मुठभेड़ कर रही है। तो उसके पास एक वैश्विक समझ बनी है, एक वैश्विक भाषा भी उसके पास आई है, वो अपने आप को अपडेट करने के लिए। तो जहाँ तक सवाल है, पन जो होता है, जिसे आप बिहारीपन कहते हैं, वो बिहारीपन भाषा में नहीं होता, वो सिर्फ भाषा में नहीं होता। बिहारीपन जो होता है उसके कल्चर में है, उसकी सामाजिकता में है, उसके जो आप कह सकते हैं कि एक समृद्ध परंपरा है उसमें है, उसके लोक लाज में है, लोक रीति रिवाजों में है। इन तमाम चीज़ों को जब हमारे साहित्य में लाया जाता है, मतलब आप एक छोटी सी बात यूँ समझिए कि जो हम लोग आज कहते हैं कि प्रेमचंद के बारे में कहते हैं कि आज का गांव प्रेमचंद का गांव नहीं है, तो उसी तरीके से आज का गांव बहुत कुछ किसी हद तक रेणु का गांव नहीं है। क्यों? वो पूरी एक यात्रा 50 साल तो उनको तकरीबन उनकी मृत्यु को हो गए होंगे रेणु जी के। तो इन 50 सालों के दौरान पूरी दुनिया बदली है, बिहार का परिवेश भी बदला है। तो इस तरीके से हम जब देखेंगे कि बिहार का जो वर्तमान का यथार्थ है, बिहार की जो वर्तमान की धड़कनें हैं, बिहार की जो वर्तमान की समस्याएं हैं, उनसे हमारा कथाकार, उनसे हमारा उपन्यासकार, उनसे हमारा कवि कितना मुठभेड़ करता है, कितना उसके राजनीतिक सामाजिक सरोकारों से उसका जुड़ाव है, और वह कैसे अपने पाठकों तक अपनी बात ले जाता है। वह बिहार सिर्फ एक प्रदेश का नाम नहीं है, बिहार एक ऐसी भूमि है जिसमें एक समृद्ध कल्चर है, समृद्ध रीति रिवाज है। और सबसे कल्चर जब कहते हैं हम, तो साहित्य में सिर्फ कल्चर वो छठ मनाने से नहीं है। कल्चर ये होता है कि उसकी अपनी एक ऐसी परंपरा है जिसमें वो संघर्ष की परंपरा है, जिसमें वो अपनी अस्मिता के लिए लड़ने की पहचान की जो क्षमता है, वो तमाम चीज़ें अगर हम वहाँ से ग्रहण करते हैं, प्रेमचंद के यहाँ से हम उनकी परंपरा ग्रहण करते हैं। प्रेमचंद का वो गांव आज नहीं है जो हम प्रेमचंद के यहाँ देखते हैं और आज का गांव है। तो अगर कोई आज का कथाकार आज के गांव पर लिखेगा तो प्रेमचंद का गांव नहीं होगा। उसी तरीके से अगर हम आज के बिहार पर लिख रहे हैं, आज के बिहार के सच पर लिख रहे हैं, तो हमें आज का बिहार देखना होगा। आज बेनीपुरी का बेनीपुर दिखाई नहीं पड़ेगा, मतलब वो किस रूप में दिख रहा है, इसी के कंट्रास्ट में देखने होंगे ना। वो विडंबनाएं कहाँ हैं, वो हमें खोजना होगा, और उन विडंबनाओं को ही केंद्र में रख करके हम जब लिखेंगे, तब हम एक बड़ी रचना लिख पाएंगे। और मुझे लग रहा है कि जो लोग हैं, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। ऋषिकेश सुलभ जो है लिख रहे हैं, अभी जो है हमारे मित्र हैं संतोष दीक्षित, उनका उपन्यास अभी आया है, वो बैल की आँख, वो बिल्कुल एक नए तरह के गांव के बदलाव की कहानी है। तो मुझे लग रहा है कि जो बिहार के लेखक हैं, उन्हें हमें पढ़ें सही तरीके से, तो हमको समझ में है। दाता पीर इसी बिहार की, इसी पटना की पृष्ठभूमि पर लिखा हुआ उपन्यास है ऋषिकेश सुलभ का, वो बहुत चर्चित हुआ उपन्यास। तो मुझे लग रहा है कि दरअसल ऐसा नहीं है, जो जेन्युइन लेखक हैं वो बिहार के सरोकारों से जुड़ करके लिख रहे हैं, उन्हें पहचाने जाने की ज़रूरत है, उन्हें पढ़े जाने की ज़रूरत है। मेरी समझ से बात स्पष्ट हो गई। जी जी, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपको। जाते हुए वर्ष में शायद हम लोग की अंतिम मुलाकात है। नए वर्ष की शुभकामनाएं। आप सब लोगों को शुभकामनाएं, और नए साल में ज़्यादा रचनात्मक हो, इसकी भी मुझे उम्मीद